बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास रास सिस्टम यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब मैं यूरिनरी सिस्टम का जो है लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं रास सिस्टम पर जो है वो एक अलग वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं जो है आपको अभी फिजियोलॉजी बताऊँगी, रेगुलेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताऊँगी रास सिस्टम के। ये हमारे पास आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि रास सिस्टम जो है वो है क्या और वो बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट किस तरीके से है, उसकी स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन कैसी होती है, उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और कुछ मेडिकेशंस जो कि रास सिस्टम के मैकेनिज्म को इफ़ेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैंने वीडियो लेक्चर के जो वर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा मैंने इजी की हुई है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी के साथ समझ आ सके। तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये हमारे पास जो है यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम अपने जो फंक्शन है वो रास सिस्टम के थ्रू करता है। स्पेशली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, फ्लूइड बैलेंस रखना और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस रखना, ये जो है यूरिनरी सिस्टम के मेन पार्ट थे। और यूरिनरी सिस्टम अल्डोस्टेरॉन की मदद से यानी कि इस रास सिस्टम की मदद से जो है अपने ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये हमारे पास एक हार्मोनल पाथवे है, यानी कि ये हार्मोन्स पे काम करता है। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। किस तरीके से कि जब ब्लड प्रेशर का लेवल लो हो जाए या सोडियम का लेवल लो हो जाए, ये किसी भी वजह से हो सकता है, यानी कि अगर बॉडी से फ्लूइड बहुत अमाउंट में लॉस हो जाए या बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाए, तो तब जो है रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। रास सिस्टम जो भी इम्बैलेंस आया है तो वो उनको बैलेंस रखेगा, चाहे तो वो फ्लूइड में इम्बैलेंस हुआ है, चाहे ब्लड प्रेशर में इम्बैलेंस आ गया है या चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस आ गया है। तो ये बेसिकली जो है उन चीज़ों को जिनकी जो है जो कम हो गई हैं, जो ड्रॉप कर गई हैं, जो इम्बैलेंस हो गया है, उनको रिस्टोर करने में जो है वो मदद करेगा। रास सिस्टम जो है नर्सिस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी कॉमन डिजीज़ हैं और बहुत से मेडिसिन हैं जिनका ताल्लुक इस सिस्टम के साथ है। तो अगर तो एक नर्स जो है उसको अगर रास सिस्टम के बारे में पता है तो फिर वो एक ऐसे पेशेंट को हैंडल कर सकती है ब्लड प्रेशर जिसका ड्रॉप हो जाए, जो कि हमारा एक वाइटल फंक्शन है। वाइटल साइन में हमारा ब्लड प्रेशर चेक करना हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे स्किल है। तो जब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो रास सिस्टम है उसको अगर उसके बारे में पता नहीं होगा तो वो बहुत सी डिजीजेस और बहुत से केयर से जो है ना वो महरूम हो जाएगी। अच्छा, इसकी स्टेप बाय स्टेप का एक्टिवेशन किस तरीके से होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने स्लाइड्स एंड डायग्राम्स दोनों का यूज़ किया है ताकि आपको ये वाला टॉपिक जो है ये बिल्कुल ही सही तरीके से जो है वो आपको याद हो जाए। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन कैसे होती है कि जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है, यानी कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो किडनीज जो है वो एक तरह का हार्मोन रिलीज करती हैं जिनको हम कहते हैं रेनिन। ये जो रेनिन होता है ये लिवर में जाकर जो लिवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजिन है उसको कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद जो है जब ये लंग से हमारे पास जो है एक और एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं ACE, यानी कि एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन को जो है ना वो वन में कन्वर्ट किया था। और ये जो लंग से आया हुआ एंजाइम है यानी कि एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इस एंजियोटेंसिन 1 को जो है ना वो 2 में कन्वर्ट कर लेगा। तो अभी जो है आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने की ज़रूरत क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन अब सिर्फ हम ओवरऑल प्रोसेस के बारे में सीखते हैं। तो एंजियोटेंसिन 1 जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है देन वो जो है ब्लड ब्लड वेसल्स के जो है ना वो नैरो कर देगा, क्योंकि उसने ब्लड प्रेशर को जो है ना वो राइज करना है। ये बात तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी समझाई जाती है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ कि जब बॉडी ने जो है ब्लड प्रेशर को राइज करना होता है तो वो ब्लड वेसल्स को नैरो करते हैं, एंड जब बॉडी ने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है तो वो ब्लड वेसल्स को जो है ना वो वाइड कर देते हैं, उनको ओपन कर देते हैं, वेजो डायलेशन करते हैं। इसके अलावा वो फ्लूइड के बैलेंस के लिए जो है वो अल्डोस्टेरोन को भी जो है ना वो एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं कि वो अल्डोस्टेरोन को रिलीज करे, एंड अल्डोस्टेरोन जो है वो किडनीज
किडनीज को कहता है कि आप लोग सोडियम को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना, वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना जो है वो शुरू कर दो। किडनीज का जो है ना वो डिटेल मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम के पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपको अगर किडनीज का ये वाला फंक्शन समझ नहीं आता तो आप पहले यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीट कर ले, देन आप रास सिस्टम की ये वीडियो देख लीजिएगा। सही है, टॉपिक पर आते हैं। तो किडनीज को जो है वो सिग्नल देगा ताकि वो सोडियम एंड वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स नैरो हो गई तो ब्लड प्रेशर राइज हो गया एंड किडनीज ने सोडियम एंड वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना शुरू किया, जिससे ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। तो ये वो तमाम जनरल ओवरव्यू है जो कि इस जो पूरे रास सिस्टम है उसका एक खुलासा है। अब हम इस एक एक पार्ट को जो है ना वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑर्गन्स एंड हार्मोन्स की बात करते हैं कि रास सिस्टम में हमारे पास बहुत से ऑर्गन्स शामिल होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं। किडनीज भी जो है वो शामिल होती हैं जो कि हार्मोन रेनिन को रिलीज करती हैं। लिवर भी जो है वो शामिल है जो कि एंजियोटेंसिनोजिन को प्रोड्यूस करता है। लंग्स भी इसमें शामिल है क्योंकि लंग्स एसीई एंजाइम यानी कि एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जो है ना वो रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स इसमें शामिल हैं जो कि अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करेंगे। और ये हार्मोन्स और ये ऑर्गन्स ये मिलकर जो है ना एक चेन रिएक्शन बनाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को फ्लूइड को जो है ना ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखेगा और फुल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को जो है ना वो बैलेंस्ड रखेगा। ये मैंने बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ की है। तो आपको ये वाले ऑर्गन्स और इनके जो ऑर्गन्स ये हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहे हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। अच्छा, ये जो है ना ये अभी अलग से जो है ना जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो फ्लूइड बैलेंस्ड होता है तो इस डायग्राम में उस फ्लूइड के बारे में जो है ना वो आपको डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ क्या होता है कि अब बीपी जो है वो लो हो गया है और सोडियम की रिटेंशन हो गई है। तो इसके नतीजे में जो है किडनी से जो है वो रेनिन प्रोड्यूस होगा और लिवर से जो है ना वो एंजियोटेंसिनोजिन आएगा। ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजिन पर एक्ट करके उसको एंजियोटेंसिन 1 में जो है ना वो कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद जो है लिवर ये जो है हमारे पास लंग्स हैं। लंग से जो है ना वो एसीई एंजाइम जो है वो आएंगे और एंजियोटेंसिनोजिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आगे जाकर एल्डोस्टेरोन यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को यानी जो किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड आपको नजर आ रहा है इसको जो है ना वो एक्टिवेट करेगा अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन की मदद से जो है ना वो क्या होगी कि फ्लूइड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये वही बात है कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो क्या होती है, जिसके नतीजे में प्रोसेस कौन स्टार्ट करता है, रेनिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को लिवर से जो है वो लेकर उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे। लंग से एसीई आएगा जो कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल कर देगा कि एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करे और एल्डोस्टेरोन जो है वो किडनीज को सोडियम एंड वाटर दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने का कहेगा जो कि ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को जो है ना वो मेंटेन कर लेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से रिपीट किया है सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, ये एक फ्लो शीट से मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप लोग इस फ्लो शीट से एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि ये जो हमने जो प्रोसेस पढ़ा है तो वो मैंने एक फ्लो शीट के जो है वो तरीके से आप लोगों के लिए डाला है। तो आप लोग यहाँ से जो है वो सिंपली इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम हार्मोन्स के रोल्स की, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करता है रेनिन जो कि किडनी से आता है। एंजियोटेंसिन 1 अब ये उस बात का जवाब है कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने की जो है वो क्यों ज़रूरत है। अगर सवाल आ गया कोई पेपर में तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। एंजियोटेंसिन 1 जो है ना वो एक वीक प्रिकर्सर होता है, यानी कि वो अकेले काम नहीं कर सकता। तो तभी जो है अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है जिसके जो है सिर्फ वीक प्रिकर्सर पे काम नहीं करेगा, जिसके नतीजे में लंग्स एसीई एंजाइम को भेजेंगे और वो इस 1
को 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वीक से जो है ना एक पावरफुल हार्मोन बन जाएगा। अब इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये आगे जाकर ब्लड प्रेशर को भी राइज कर देगा, एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट कर देगा, और फिर एल्डोस्टेरोन जो है वही जो है सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करके तो वो उसको बैलेंस कर देंगे। जब वो बैलेंस्ड हो जाएंगे तो डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हमें क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो सोडियम और वाटर की कमी आ जाती है। जब ये अल्डोस्टेरोन की मदद से जब ये वाटर एंड सोडियम रिटेन हो यानी कि बैलेंस्ड हो जाता है, फ्लूइड बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसमेंट जो है वो ठीक हो जाती है, तो इससे डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट हो जाता है और सर्कुलेशन उसी तरीके से जो है ना वो मेंटेन रहती है। ये जो आपको जो है वो स्क्रीन पर वो जो डायग्राम नज़र आ रही है, तो ये तमाम वही बातें हैं जो कि हमने पिछले स्लाइड में जो है ना वो किया है, डिस्कस किया है। अच्छा, रास सिस्टम को जो है ना वो कौन कौन ट्रिगर करता है? रास सिस्टम एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए, यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये रास सिस्टम जो है वो जो है किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि रास सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब ब्लड प्रेशर लो होगा, सोडियम लेवल ड्रॉप कर जाएगा, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होगा। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बेसिकली डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में होता है। तो जब ये तीनों में से जो है वो कोई भी ट्रिगर जो है वो रास सिस्टम को जो है ट्रिगर कर सकता है, और फिर इन ट्रिगर्स के रिजल्ट में यानी कि इन ट्रिगर्स के रिस्पॉन्स में जो है ना वो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो है ये उस स्ट्रेस को, ब्लीडिंग को, डिहाइड्रेशन उन सब को जो है ना ये ठीक कर देगा यानी कि बैलेंस्ड कर देगा। किडनीज और ब्लड प्रेशर का जो है ना वो क्या इफेक्ट आता है? रास सिस्टम जो है वो किडनीज को ये कहता है कि आप सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करो। तो रास सिस्टम का किडनीज पे जो है वो फ्लूइड बैलेंस को जो है फ्लूइड बैलेंस के लिए उसके ऊपर जो है वो एक्ट करता है ताकि वो सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करे, जो कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। और इसका जो है ना और ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट है कि ये ब्लड प्रेशर को राइज करता है, और वाइटल ऑर्गन्स जो है, जो जितने भी हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उस पे जो है अब जब ब्लड सप्लाई जो है जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो ब्लड सप्लाई भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो रास सिस्टम है ये ब्लड प्रेशर को जब रेस कर लेता है उसके नतीजे में बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो है वो तमाम मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम्स किए हैं, जितने भी हमने स्लाइड्स पढ़े हैं उन सब के जो है वो समरी ये है कि किडनी से जो है रेनिन आया, फिर लिवर से एंजियोटेंसिनोजिन आया, उसने 1 में कन्वर्ट किया, एंड देन एसीई लंग से आया और उसने 1 को 2 में कन्वर्ट किया, एल्डोस्टेरोन जिसकी मदद से सोडियम एंड वाटर की भी रिटेंशन हो गई, और इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन कर लिया, तो इससे ब्लड प्रेशर भी जो है वो राइज हो गया। अच्छा, अदर सिस्टम्स के साथ यानी रास सिस्टम जो है वो कुछ और सिस्टम्स के साथ भी ताल्लुक रखता है, जिस तरीके से है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है एडीएच जो कि इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये तब से जो है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ना वो सिक्रीट होता है जब बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो जाए। इसी के अलावा जो नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स होते हैं ये रास सिस्टम को अपोज करते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो रास सिस्टम के बिल्कुल उलट होता है। रास सिस्टम ब्लड प्रेशर को जो है ना वो रेस करता है, और ये जो पेप्टाइड्स होते हैं इनका जो काम होता है वो सोडियम की एक्सक्रीशन के साथ होता है। यानी कि रास सिस्टम ब्लड प्रेशर के साथ साथ फ्लूइड को बैलेंस करता है और सोडियम को जो है ना वो जमा करने की कोशिश करता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन करता है। जबकि जो न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स होते हैं ये सोडियम की एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोज होते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है ये फ्लूइड को अंडर कंट्रोल भी रखते हैं। यानी कि अगर तो सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि सोडियम को एक्सक्रीट कर देंगे ताकि वो बैलेंस रहे। और अगर सोडियम की लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, और वो जो है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर जो है फ्लूइड को बैलेंस भी रखते हैं, अंडर कंट्रोल भी रखते हैं।
रास के अगर डिसफंक्शन हो जाए, यानी कि रास सिस्टम जो कि एक नॉर्मल सिस्टम है, अगर तो ये इसमें डिसफंक्शन आ जाएगा। डिसफंक्शन क्या होगा, या तो वो रास सिस्टम ओवर एक्टिव होगा या अंडर एक्टिव होगा। अगर तो रास सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, यानी कि इसका तो काम है ब्लड प्रेशर को राइज करना, अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो ये हाइपरटेंशन को काज कर सकता है, हार्ट फेलियर को या किडनी डिजीज को काज कर सकता है। तो इसीलिए जो है नर्सिस का रास सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नर्स का जो है ना पेशेंट्स के साथ, पेशेंट की केयर में उस दौरान जो है पेशेंट्स कुछ ऐसे मेडिसिन भी ले रहे होते हैं जो कि रास सिस्टम को टारगेट करते हैं। इस वजह से जो है एक नर्स का रास सिस्टम के बारे में और उसके डिसफंक्शन के बारे में जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो है, जो ये बात मैंने यहाँ पर कही है, इसको मैंने एक फ्लो शीट के तौर पर आपको समझाई है। यानी कि नॉर्मल रास सिस्टम में क्या होता है, रेनिन, उसके बाद ये तमाम प्रोसेसेस जिसके नतीजे में जो है अच्छा यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 नहीं है, लेकिन हम चूंकि बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मेरा मकसद आपको नॉर्मल और ओवर एक्टिव रास के बारे में बताना था, तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, लेकिन बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए मैंने इसको एंजियोटेंसिन को 2 को डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जो है नॉर्मल रास में अल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, तो वो ब्लड प्रेशर का जो है ना वो इंक्रीज करता है। ओवर एक्टिव रास में क्या होगा कि अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन एक टाइम तक तो होगी, लेकिन इसकी जो सिक्रीशन होगी वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन मुकम्मल तौर पर सीज्ड हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो है हाइपरटेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वो मेडिसिन जो कि रास सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एज अ नर्स आपका जो है ना वो मेडिसिन के साथ, ड्रग्स के साथ आप लोगों का काम आता है, आप लोगों का जो है वो कांटेक्ट आता है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि रास सिस्टम को टारगेट करते हैं, जो है हमारे पास एंजियोटेंसिन टेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स का लफ्ज़ है, तो फिर ये इस ACE जो है उसकी जो वो सिक्रीशन होगी उसको स्टॉप कर देंगे। अब ACE का जो है ना वो बेसिकली फंक्शन क्या है कि वो जो है ना एंजियोटेंसिनो 1 को जो है ना एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो ये एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टर एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, ये इस कन्वर्जन को जो है ना वो रोक देते हैं। जब ये कन्वर्जन रोक जाती है तो रास सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये कौन से होते हैं कि ये जो है एंजियोटेंसिन 2 तो बन गया, लेकिन ये जब वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा और अल्डोस्टेरोन को सिग्नल देगा ताकि वो सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करे, तो ये बेसिकली उस कन्वर्जन को जो है ना, उस सिग्नलिंग को जो है ना ये ब्लॉक करते हैं। और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये क्या होते हैं कि ये अल्डोस्टेरोन पर एक्ट करते हैं, उसकी सिक्रीशन को जो है ना ये ब्लॉक करते हैं। तो जब अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ही नहीं होती तो इसकी वजह से जो है जब वो सिग्नल ही नहीं कर पाता तो वो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन यानी कि राइज नहीं कर पाता और फ्लूइड को भी बैलेंस नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे पास इन मेडिसिन के बारे में एक नर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में हमारे पास समरी ये है कि रास सिस्टम एक वाइटल सिस्टम है, यानी कि इसके बगैर बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि ये 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है यूरिनरी सिस्टम के लिए और हमारी पूरी बॉडी के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखना और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट रखना। अगर इसकी डिसफंक्शन हो जाए तो वो डिजीज़ जो है वो काज करेंगे। और अगर मेडिसिन रास सिस्टम को, जिस तरीके से हमने ये वाले मेडिसिन पढ़े हैं, ये जो है रास सिस्टम को टारगेट करेंगे तो उनके लिए फिर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। रास सिस्टम एक नर्स के लिए जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर जो है वो आगे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। एंड उसके बाद जो है अगर आपको कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता और आपके जो है नर्सिंग के करिकुलम से रिलेटेड है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।